ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 761 वापसी भाग 1। एक उच्च स्तरीय रैंक 2 कलाकृति जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति और आभा को बदल सकती है। ऑडेन ने इवान द्वारा छोड़े गए मुखौटे को कुचलते हुए कहा। उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रियों ने हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया, फिर भी उसे इवान और सीड का एक भी निशान नहीं मिला। उसने एयरशिप का पता लगाने के लिए अपने हाथ में चौकोर आकार की कलाकृति पर नजर डाली, लेकिन देखा कि यह अब एयरशिप का पता नहीं लगा सकती। उन्होंने एयरशिप को स्टोरेज रिंग के अंदर रखा होगा, ऑडेन ने मन ही मन सोचा और निराशा में अपनी मुट्ठी भींच ली। क्योंकि स्टोरेज रिंग के अंदर का स्थान पूरी तरह से अलग आयाम था, इसलिए उसकी कलाकृति अब एयरशिप के स्थान का पता नहीं लगा सकती थी। मुझे लगता है कि मुझे रैंक 1 कोर इवॉल्वर ने बेवकूफ़ बनाया था, सोलारा ने अपने चेहरे पर एक बदसूरत नज़र के साथ कहा और उसका भाव फीका पड़ गया। इवान को काले धुएं में गायब होते देखने के बाद उन सभी को पहले से ही एहसास हो गया था कि जिस व्यक्ति से वे इस समय बात कर रहे थे वह वास्तव में एक क्लोन था। वे ये पता लगाने में असमर्थ थे कि यह एक क्लोन था क्योंकि उसने जो मुखौटा पहना हुआ था। शैडो क्लोन कौशल का उपयोग करके अपना क्लोन बनाने के बाद इवान ने क्लोन की उपस्थिति को स्टार सिटी में इस्तेमाल किए गए एक से मेल खाने के लिए बदल दिया था, सीड द्वारा दिए गए मुखौटे का उपयोग करके। मुखौटे के प्रभाव के कारण लुसियन और अन्य ये पहचानने में असमर्थ थे कि वे वास्तव में इस समय के दौरान क्लोन से बात कर रहे थे। एलुसिया ने भी सीड की उपस्थिति और आभा की नकल करने के लिए वही मुखौटा पहना था। मुखौटे के अलावा उसने इसके प्रभावों को और बढ़ाने के लिए अपने कैमिलियन इल्यूजन कौशल का भी उपयोग किया। यह महसूस करने पर कि उन्हें इवान और सीड ने धोखा दिया है, लुसियन और अन्य लोगों ने उदास भाव धारण कर लिए। सोलारा और ऑडेन परेशान थे क्योंकि उन्होंने ज्ञानोदय पत्थर प्राप्त करने का अपना मौका खो दिया था, जबकि थॉमस निराश था क्योंकि वह इवान को पकड़ नहीं सका। अपनी हताशा के बावजूद उन्होंने कुछ हद तक तर्कसंगतता बनाए रखी और अपने अगले कदमों पर विचार किया। इसके विपरीत लुसियन का दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उसके शरीर से सारा खून निकल गया हो। न केवल उसने ज्ञानोदय का पत्थर खो दिया, बल्कि इस घटना के कारण ब्लडमून नीलामी घर की प्रतिष्ठा भी गिर गई। इसके अतिरिक्त उसने सोलारा और अन्य लोगों से इवान को अपनी स्टोरेज रिंग देने के लिए कहा था। अब जब इवान किसी तरह से उनकी स्टोरेज रिंग लेकर भाग गया था तो उसे उनके नुकसान की भरपाई करनी होगी। जब लुसियन ने ऑडेन और अन्य लोगों को देखा तो उसने देखा कि हालांकि वे परेशान थे, लेकिन वे इस मामले को लेकर बहुत चिंतित नहीं थे क्योंकि आखिरकार उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक कि इवान को दी गई स्टोरेज रिंग भी मायने नहीं रखती थी क्योंकि लुसियन उसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेता था। उन चारों के पास इवान को दिए गए एसेंस स्टोन को वापस पाने के अपने अपने तरीके थे। मैं बर्बाद हो गया हूँ, लुसियन ने निराशा से भरे भाव के साथ सोचा और कसम खाई कि वह भविष्य में इवान और सीड से बदला जरूर लेगा। तारानकन 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 तारानकन। डार्क फॉरेस्ट से कुछ हजार किलोमीटर दूर एक जेट ब्लैक एयरशिप ने अचानक उड़ान भरना बंद कर दिया और इवान और सीड उसमें से उड़ गए। जल्दी से एयरशिप को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख दो, इवान ने कहा और सीड ने एयरशिप को छिपाते हुए उसका पालन किया। एक बार जब सीड ने एयरशिप को स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया तो वे दोनों जितनी तेजी से हो सके डार्क फॉरेस्ट की ओर उड़ गए। इवान ने कुछ सेकंड पहले ही अपने क्लोन को नष्ट कर दिया था, इसलिए हालांकि वह जानता था कि लुसियन और अन्य लोग उनसे बहुत दूर हैं, फिर भी वह जितनी जल्दी हो सके ड्रेड्स की बंद दुनिया में वापस जाना चाहता था। बस कुछ ही मिनटों में इवान और सीड दोनों डार्क फॉरेस्ट के बाहर पहुंच गए और बाहर डेरा डाले हुए लोगों की परवाह किए बिना अंदर भाग गए। बाहर डेरा डाले हुए लोग उत्सुक थे जब उन्होंने इवान और सीड को इतनी जल्दी में डार्क फॉरेस्ट के अंदर भागते देखा, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाने के बाद इवान और सीड रुके नहीं और गहरे इलाके में आगे बढ़ते रहे। चलते समय सीड ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके अपने आसपास की चीजों पर नजर रखी। कुछ मिनटों के बाद जब सीड ने पुष्टि की कि उनके आसपास कोई नहीं है और कोई भी अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उन पर नजर नहीं रख रहा है, तो वे दोनों रुक गए। रुकने के बाद सीड ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटा सा सिल्वर रंग का कागज निकाला। कागज पर एक रून उकेरा हुआ था जो अजीबोगरीब शक्ति उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। कागज को अपने हाथ में पकड़े हुए सीड एक बेतरतीब पेड़ के पास गया और उस पर सिल्वर रंग का कागज चिपका दिया। तुरंत पेड़ से सिल्वर रंग की चमक निकलने लगी। चमकते हुए पेड़ को देखते हुए इवान को एशले के साथ ड्रेड्स की बंद दुनिया में अपने पिछले प्रवेश की याद आ गई। ऐसा लगता है कि वे उस रून का उपयोग करके डार्क फॉरेस्ट के भीतर कहीं भी बंद दुनिया के प्रवेश द्वार को खोल सकते हैं, इवान ने खुद से सोचा क्योंकि उसने पेड़ के बीच में एक पोर्टल को प्रकट होते देखा। पोर्टल को देखकर सीड ने राहत की सांस ली और इवान की ओर मुड़ा। चलो चलते हैं, उसने कहा और पहले पोर्टल में प्रवेश किया। इवान सीड के पीछे गया और पोर्टल में भी प्रवेश किया।
जिस क्षण इवान और सीड पोर्टल में प्रवेश करते हैं वह गायब हो जाता है और पेड़ अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है। सीड ने पेड़ पर जो रून कागज चिपकाया था वह राख में बदल गया और हवा में बिखर गया। पोर्टल में प्रवेश करने पर इवान ने विश्वसार के घनत्व में अचानक वृद्धि महसूस की और जल्द ही खुद को घास के मैदान के बीच में खड़ा पाया। आखिरकार सुरक्षित, सीड ने राहत की सांस ली जब उसने अपने आसपास परिचित वातावरण महसूस किया और उसकी सभी तनावपूर्ण मांसपेशियां शिथिल हो गईं। इवान भी जमीन पर बैठ गया और अपनी भौहें रगड़ने लगा। हालांकि वे किसी तरह भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उसका दिमाग पूरे समय पूरी गति से काम कर रहा था। अगर वे हमें पकड़ लेते तो ये खतरनाक होता, इवान ने खुद से कहा और गहरी सांस ली। अचानक उसने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि यह खतरनाक था, लेकिन मुझे जो फायदा मिला वह छोटा नहीं था, इवान ने धीमी आवाज में कहा जब उसने अपने छाया भंडारण के अंदर मौजूद 4 भंडारण छल्लों को देखा। अध्याय 762 वापसी भाग 2। चलो चलते हैं, मुझे दादाजी सिल्वन को ज्ञानोदय पत्थर के बारे में बताना है, सीड ने घास के मैदान में कुछ देर आराम करने के बाद कहा और खड़ा हो गया। इवान ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। बस मुझे बताओ कि मेरा घर कहाँ है और तुम जा सकते हो। इवान की बात सुनकर सीड चौंक गया और उलझन में उसकी ओर देखने लगा। तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? सीड की बात सुनकर इवान ने अपना सिर हिलाया और अपनी भौहें रगड़ी। मैं बस वापस जाना चाहता हूं और एक लंबी नींद लेना चाहता हूं। हजारों किलोमीटर दूर से उस क्लोन को नियंत्रित करने से मेरी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई। इवान की बात सुनकर सीड के चेहरे पर समझदारी की झलक दिखाई दी और वह माफी मांगने वाली आवाज में बोला, मुझे माफ करें, मेरी लापरवाही की वजह से हम लगभग अंडरस्को। कोई बात नहीं, हम पहले से ही खतरे से बाहर हैं, इसलिए आपको बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, इवान ने अपना हाथ हिलाया और शांति से कहा। इवान की बातें सुनकर सीड मुस्कुराया और एक निश्चित दिशा में उड़ गया। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस पहुंचाने के बाद दादा सिल्वन से मिलूंगा। बस मुझे घर की सही दिशा बताओ, मैं खुद ही वापस चला जाऊंगा, इवान ने सीड के पीछे उड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं, ये जगह तुम्हारे रहने के स्थान से ज्यादा दूर नहीं है, मैं तुम्हें वापस भेजकर वापस चला जाऊंगा, सीड ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। इवान ने सीड की आवाज सुनी और उसके पीछे पीछे चला गया। सिर्फ आधे घंटे में वे उस पहाड़ पर पहुंच गए जहां इवान का घर था। हरे भरे पहाड़ और ऊपर से बहती हुई खूबसूरत नदी को देखकर इवान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैं कल फिर आऊंगा, सीड ने इवान के घर के सामने आते ही कहा। ठीक है, इवान ने सिर हिलाया और पहाड़ की चोटी पर उतर गया। सीड ने इवान को अलविदा कहा और उड़ गया। इवान ने उसे नजरों से ओझल होते देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ मुड़ा। एक बार सीड सिल्वन को बता देगा कि मैंने बाहर क्या किया तो मेरे बारे में उसकी धारणा जरूर सुधर जाएगी, इवान ने प्राचीन के मकबरे के बारे में सोचते हुए खुद से कहा। हालांकि यह कुछ हद तक अप्रत्याशित था, लेकिन इस घटना की वजह से ड्रेड्स के साथ प्राचीन के मकबरे में प्रवेश करने की मेरी संभावनाएं काफी बढ़ गई थीं। इवान घर में दाखिल हुआ और बिना किसी बात की परवाह किए लिविंग रूम में सोफे पर लेट गया। वह झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा कि उसका दिमाग हजारों किलोमीटर दूर से अपने छाया क्लोन को नियंत्रित करने से पूरी तरह थक गया था। जबकि उसका छाया क्लोन अपने आप ही बुनियादी कार्य कर सकता था, उसे मार्गदर्शन देने के लिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति के बिना क्लोन के लिए लुसियन और अन्य को धोखा देना असंभव होता। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे बेचारे लुसियन के लिए वास्तव में खेद होता है, इवान ने सोफे पर बैठने के बाद धीमी आवाज में कहा। उसने 4 स्टोरेज रिंग निकाली जो उसके क्लोन को लुसियन और अन्य लोगों से मिली थी और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। यह अच्छी बात है कि मेरे क्लोन का शैडो स्टोरेज मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अन्यथा मेरे लिए उनकी संपत्ति प्राप्त करना असंभव होता, इवान ने कहा, क्योंकि उसने सभी 4 स्टोरेज रिंग को खुद से जोड़ा था। हालांकि जब उसके क्लोन को स्टोरेज रिंग मिली थी तब उसने उनके अंदर देखा था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के कारण उसने पत्थरों की सही मात्रा की जांच नहीं की थी। हालांकि मैंने उन्हें ठीक से जांचा नहीं था, लेकिन इन चारों छल्लों में सार पत्थरों की संख्या 100 मिलियन उच्च स्तरीय सार पत्थरों से अधिक होनी चाहिए, है न? इवान ने एक छल्लों के अंदर देखते हुए बड़बड़ाया। जब इवान ने अंगूठी की जांच की तो उसने गहरे नीले रंग के पत्थरों के छोटे छोटे पहाड़ देखे। अंगूठी के अंदर सार पत्थर विश्व डोमेन में उसे मिले पत्थरों से बड़े थे। विश्व डोमेन में उसे निम्न स्तरीय सार पत्थर मिले थे। हालांकि लुसियन और अन्य लोगों से उसे जो छल्लों के अंदर पत्थर मिले थे वे सभी उच्च स्तरीय सार पत्थर थे। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करते हुए इवान ने सभी सार पत्थरों को ढंक दिया और तुरंत पहली अंगूठी के अंदर की मात्रा निर्धारित कर ली। लगभग 45 मिलियन उच्च स्तरीय सार पत्थर, इवान ने तेज सांस लेते हुए बड़बड़ाया। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, फिर भी वह पहली अंगूठी के अंदर की मात्रा देखकर दंग रह गया। उसने अन्य 3 छल्लों पर नजर डाली और देखा कि वे भी उच्च स्तरीय सार पत्थरों से भरे हुए थे, क्रमशः 55 मिलियन, 69 मिलियन और 62 मिलियन।
जब इवान ने संख्याओं का योग किया तो उसका दिमाग खाली हो गया और वह अपने चेहरे पर चकित भाव के साथ लिविंग रूम की छत को घूरता रहा। 231 मिलियन उच्च स्तरीय सार पत्थर। इवान ने अपने चेहरे पर एक खाली भाव के साथ कहा। अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि उसके पास 200 मिलियन से अधिक उच्च स्तरीय सार पत्थर हैं। काफी देर तक लिविंग रूम की छत को देखने के बाद इवान आखिरकार अपने होश में आया और कुछ गहरी सांसें लीं। उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की, उसने वास्तव में कोशिश की, लेकिन अंत में, मैं अमीर हूँ, हा 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 हा। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाया। नदी में तैर रही कुछ निम्न स्तरीय मछलियां इवान की पागल हंसी सुनकर चकित हो गईं और जल्दी से गहरे पानी में गोता लगा लिया, इस डर से कि यह पागल आदमी उन्हें खाने के लिए आएगा। इवान काफी देर तक हंसता रहा और केवल तभी रुका जब उसे अपनी कम आध्यात्मिक शक्ति के कारण सिरदर्द महसूस होने लगा, जो अभी भी ठीक हो रही थी। अब मुझे काफी समय तक पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इवान ने शांत होने के बाद कहा और स्टोरेज रिंग को वापस अपनी छाया में रख दिया। भंडारण अंगूठियां वापस रखने के बाद उसने आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लीं। क्लोन को नियंत्रित करने के बाद उसका दिमाग कितना थका हुआ था, इसलिए इवान ने अपनी आंखें बंद करते ही तुरंत सो गया। जब इवान सो रहा था तब सीडा आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया और सिल्वन की गुफा के सामने उतरा। मुझे उम्मीद है कि वह ये जानने के बाद कि मैंने क्या किया है, मुझे बुरी तरह नहीं पीटेगा। गुफा के सामने उतरने के बाद सीडा ने सोचा, उफ, मैं नैतिक समर्थन के लिए इवान को अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन वह थक गया है, इसलिए इसमें मदद नहीं की जा सकती, सीडा ने खुद से कहा और आखिरकार एक गहरी सांस लेने के बाद गुफा में प्रवेश किया। अध्याय 763 मुझे बचा लो बहन। विश्वास रखो, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हें ज्ञान का पत्थर मिल गया है, ये जानने के बाद वह तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं पीटेगा। सीडा ने सिल्वन की गुफा में जाते हुए खुद को खुश किया। जल्द ही वह गुफा के अंत में पहुंच गया और उसने दुनिया के पेड़ को अलग अलग रंगों की रोशनी से चमकते देखा। दादाजी, मैं वूश। सीडा के लौटने की घोषणा करने से पहले गुफा की दीवारों से कुछ बेलें निकल आईं और उसे उल्टा लटका दिया। क्या? सीडा चौंक गया जब उसे अचानक उल्टा लटका दिया गया। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? वह जानना चाहता था कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, स्विश, एक बेल चाबुक की तरह उसकी ओर आए और उसके नितंब पर लगी। ये दर्दनाक है। कोड़ा, तुम लानत के बच्चे, तुमने स्टार सिटी में अहंकारी अभिनय करने की हिम्मत की। इतने सारे उच्च स्तरीय कोर इवॉल्वर्स की मौजूदगी में ज्ञानोदय पत्थर चुराने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? सिल्वन सीडा के बगल में दिखाई दिया, जो उल्टा लटका हुआ था और एक बार फिर से उसकी गांड पर चाबुक मारा। सीडा ने जब सिल्वन की बात सुनी तो वह दंग रह गया और उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। दादाजी को इस बारे में कैसे पता चला? कोड़ा, ये दर्दनाक है दादाजी, मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है, सीडा दर्द में चिल्लाया, लेकिन सिल्वन ने उसे फिर से चाबुक मारा। कोड़ा, अब तुम्हें खेद है, तुम मूर्ख बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुमने जो स्टंट किया था उसके कारण तुम मर सकते थे? कोड़ा, लानत के बूढ़े आदमी, मुझे पीटना बंद करो या मैं। कोड़ा, तुम क्या करोगे, बताओ, तुम बदमाश हो, सिल्वन ने पूछा और एक बार फिर से सीडा को कोड़े मारे। सीडा की आंखें दर्द से लाल हो गईं और वह जोर से चिल्लाया, तुम बूढ़े आदमी, बस रुको, मैं तुम्हारे पुस्तक संग्रह के गुप्त भंडार के बारे में सबको बताने जा रहा हूँ। मैं सबको बता दूंगा कि तुम बस एक बूढ़े विकृत व्यक्ति हो। सिल्वन सीडा को एक बार फिर से कोड़े मारने वाला था, लेकिन सीडा के शब्द सुनते ही उसके हाथ हवा में जम गए। तुम्हें मेरे पुस्तक संग्रह के बारे में कैसे पता चला? वाह, बस रुको, बूढ़े आदमी, मैं अफवाह फैलाने जा रहा हूँ कि तुम्हें अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके नदी में युवा नरड्राड्स को नहाते हुए देखना पसंद है। मैं तुम्हें मेरी पिटाई करने के लिए नहीं छोड़ूंगा, सीडा चिल्लाया और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसके नितंबों में इतनी तेज दर्द हो रहा था कि वह वहां से भाग जाना चाहता था। तुम बदमाश, सीडा की बात सुनकर सिल्वन अवाक रह गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सच है कि उसके पास पिछले हजारों सालों में इकट्ठी की गई किताबों का एक गुप्त भंडार था, लेकिन नदी में नहाते हुए युवा नरड्रेड्स पर झांकने के इन बेबुनियाद आरोपों का क्या? वह नरड्रेड्स पर क्यों झांकेगा? वह एक सीधा सादा नर है। अगर उसे किसी पर झांकना होता तो वह खांसी पर झांक लेता। हे, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत नर्म था। तुम अपने बड़ों का भी सम्मान नहीं करते। चलो मैं तुम्हें कुछ शिष्टाचार सिखाता हूँ, सिल्वन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि कोई पागल किसी को मारने से पहले दिखाता है। और कोड़ा, उसके हाथ बिजली की गति से चलने लगे और उसने बिना रुके सीडा के नितंबों पर प्रहार किया। सॉरी दादाजी, मैं गलत था, कृपया माफ करें। अंडरस्कोर हा, बताओ, तुम बदमाश, क्या तुम मेरे पुस्तक संग्रह के बारे में किसी को बताओगे? क्या तुम मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाओगे? सिल्वन ने हंसते हुए और सीडा को कोड़े मारते हुए पूछा। नहीं, मैं तुम्हारी पुस्तकों के गुप्त संग्रह के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा।
कृपया मुझे माफ कर दो। जब सिल्वन सीडर को पीट रहा था तो गुफा के अंदर की जगह विकृत हो गई और एशले वहां प्रकट हुई। जब वह प्रकट हुई तो उसने सीडर को हताश होकर चिल्लाते हुए सुना कि वह सिल्वन के गुप्त पुस्तक संग्रह के बारे में किसी को नहीं बताएगा। वह इस बात से उलझन में थी कि सीडर इतनी हताशा से क्यों चिल्ला रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि सिल्वेन कैसे पागलों की तरह हंसते हुए उसकी गांड पर चाबुक मार रहा था, तो उसने सहज रूप से अपनी गांड को ढक लिया और चेहरे पर सतर्कता भरे भाव के साथ बूढ़े आदमी को देखने लगी। ऐसा लगता है कि सीडर को इस बूढ़े आदमी के बारे में एक रहस्य पता चल गया है जो उसे नहीं पता होना चाहिए था। एशले ने मन ही मन सोचा और घबराहट में सांस फूल गई। हालांकि उसे सीडर के लिए सहानुभूति महसूस हुई जिसे उसकी पिटाई हो रही थी, उसने समझदारी से भागने और बाद में वापस आने का फैसला किया। बूढ़ा आदमी उससे ज्यादा शक्तिशाली था, कौन जानता है कि अगर उसे पता चले कि उसने गलती से उसके गुप्त पुस्तक संग्रह के बारे में सुन लिया है तो क्या वह उसे भी पीटना शुरू कर देगा। जैसे ही एशले भागने वाली थी, सिल्वन ने उसे देख लिया। ओह एशले, तुम यहाँ हो। सिल्वन की आवाज़ सुनकर एशले का शरीर अकड़ गया और उसने भयभीत भाव से उसकी ओर देखा। क्या ये बूढ़ा आदमी अपने रहस्य की रक्षा के लिए मुझे खत्म कर देगा? उसने मन ही मन सोचा और उसका शरीर कांप उठा। वाह बड़ी बहन, मुझे बचा लो। ये बूढ़ा आदमी मेरी कमर का साइज बढ़ाना चाहता है और मेरे साथ गंदी हरकतें करना चाहता है। कृपया मेरी मदद करो। वाह। सीडर की आंखों में आंसू भर आए जब उसने एशले को देखा और उसने ऐसी आवाज़ में चिल्लाया जो किसी भी संकट में फंसी लड़की को शर्मिंदा कर सकती थी। एशले की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सीडर की आवाज़ सुनी और उसने उसके निचले हिस्से को देखा जो गुब्बारे की तरह सूजा हुआ था। तुम बदमाश, तुम अभी भी बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो। चाबुक। वाह बहन, मुझे बचा लो नहीं तो मेरी गांड फट जाएगी। एशले कांप उठी जब उसने देखा कि क्या हो रहा है और ये देखने के बाद उसके दिमाग में एक ही विचार आया। भागो, मुझे यहाँ से भागना है। सिल्वर लाइट एशले को ढकने लगी और अंतरिक्ष ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने कमरे को भर दिया। उसने सीडर को बचाने के बारे में सोचा भी नहीं क्योंकि उसके लिए अपनी गांड बचाना ज्यादा जरूरी था। मुझे अभी भी प्राचीन के मकबरे के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पूरा करना है, इसलिए मैं पहले जाऊंगा। ये वह चीज़ है जो तुमने मांगी थी, एशले ने कहा और सिल्वन की ओर एक क्रिस्टल फेंका। सिल्वन ने क्रिस्टल को पकड़ा और एशले को असमंजस में देखा क्योंकि वह चांदी की रोशनी से चमक रही थी। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मासूम आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगी, सीडर। एशले ने सोचा जब उसका शरीर गुफा से गायब हो गया। मुझे अपने साथ ले चलो बड़ी बहन, सीडर हताश स्वर में चिल्लाया, लेकिन एशले वहां से पहले ही गायब हो चुकी थी। एशले के गायब होते ही सिल्वन ने मुड़कर सीडर को देखा और उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कान थी। सिल्वन की मुस्कान देखकर सीडर कांप उठा और एशले को उसे अपने साथ न ले जाने के लिए कोसने लगा। अध्याय 764। वह एक राक्षस है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती क्या थी? सिल्वन ने सीडर को बेलों से मुक्त करने के बाद कठोर स्वर में पूछा। हाँ, मुझे तुम्हारे पुस्तक संग्रह और इस तथ्य के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी कि तुम्हें युवा नरड्राया पसंद है अंडस्को। चुप रहो, सिल्वन ने गंभीर स्वर में चिल्लाया। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं और तुम ये जानते हो। जब सीडर ने सिल्वन की गंभीर आवाज़ सुनी तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब सिल्वन ने देखा कि सीडर कुछ नहीं बोल रहा है तो उसने अपनी भौहें रगड़ी और आह भरी। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम उनके द्वारा पकड़े गए होते तो सभी ड्रेड्स खतरे में पड़ जाते? सीडर ने झिझकते हुए अपना सिर और भी नीचे कर लिया, एक दोषी भाव धारण कर लिया। सिल्वन ने सीडर के दोषी चेहरे को देखा और अपना सिर हिलाया। अब तुम बच्चे नहीं रहे, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सिल्वन ने कहा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम कोई भी कदम उठाने से पहले चीजों पर अधिक गहराई से विचार करोगे। सीडर ने अपना सिर उठाया और सिल्वन के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर उसने गहरी सांस ली। मुझे माफ करना दादाजी, इस बार मैं बहुत जल्दबाजी में था। मैं वादा करता हूं कि मैं भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। सिल्वन ने सीडर की गंभीर आंखों को देखकर सिर हिलाया और थोड़ा मुस्कुराया। तो तुम बाहरी दुनिया के बारे में क्या सोचते हो? आखिरकार ये पहली बार था जब तुम बाहर गए थे। सब ठीक है, सीडर ने कहा और बंद दुनिया से बाहर निकलने के बाद जो कुछ भी हुआ वह सब उसे बताने लगा। जब सीडर ने उसे घटनाओं के बारे में बताया तो सिल्वन को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह पहले से ही उनके बारे में जानता था। सिल्वन के आश्चर्य की कमी को देखकर सीडर खुद को पूछने से रोक नहीं सका। तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला? क्या तुम चुपके से हमारा पीछा कर रहे थे? सिल्वन ने सीडर की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और एशले द्वारा पहले दिया गया क्रिस्टल दिखाया। मैं नहीं, एशले ही थी जिसे मैंने तुम्हारा पीछा करने के लिए कहा था। सिल्वन की बात सुनकर सीडर ने भौहें उठाईं, लेकिन वह बहुत हैरान नहीं हुआ। क्या तुमने उसे हमारा पीछा करने के लिए कहा था क्योंकि यह पहली बार था जब इवान और मैं दोनों स्टार सिटी गए थे? हाँ, सीडर की बात सुनकर सिल्वन ने सिर हिलाया, उसकी हरी आंखें चमक उठीं।
हालांकि सीड ने जो कहा वह भी उस कारण का एक हिस्सा था जिसके लिए उसने एशले को उनका पीछा करने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसे इवान के कारण भेजा था। वह अभी भी इवान की असली पहचान के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं था और उसे डर था कि वह अन्य लोगों को उनकी बंद दुनिया के बारे में बता सकता है। उसने एशले को उस पर नज़र रखने के लिए भेजा था ताकि अगर वह उनका रहस्य उजागर करने की कोशिश करे तो वह उसे रोक सके। न केवल उसने हमारी बंद दुनिया के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सीड की मदद भी की, सिल्वन ने खुद से कहा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने एशले द्वारा पहले दिया गया रिकॉर्डिंग क्रिस्टल बजाया और उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। होलोग्राफिक स्क्रीन पर इवान की केल और अन्य लोगों के खिलाफ लड़ाई का दृश्य चल रहा था। इवान की काली आंखों और जिस तरह से उसने केल और अन्य लोगों को कमजोर मुर्गियों की तरह मारा, उसे देखकर सिल्वन की आंखें भी कांप उठीं। एशले ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन वह ये देखकर अभी भी हैरान था कि कैसे इवान ने एक शीर्ष रैंक 2 कोर रिवॉल्वर को ऐसे मारा जैसे कि वह मक्खी को मार रहा हो। वह एक राक्षस है। सिल्वन ने सीड की आवाज़ सुनी और देखा कि वह अपने चेहरे पर एक सतर्क मुस्कान के साथ रिकॉर्डिंग को देख रहा था। वह राक्षस से भी बदतर है। सिल्वन ने सीड की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, क्योंकि वह जानता था कि शुरुआती स्तर के रैंक 1 कोर रिवॉल्वर के लिए पीक रैंक 2 कोर रिवॉल्वर को मारना कितना पागलपन था। उस आदमी ने अपने जोन का इस्तेमाल किया, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार था। सिल्वन ने भौहें उठाईं जब उसने देखा कि केल का जोन इवान के खिलाफ काम नहीं कर रहा था। इवान की लड़ाई के अलावा सिल्वन ने उन छाया मरे हुओं को भी देखा जिन्हें उसने केल और दूसरों द्वारा उन पर हमला करने से पहले छोड़ा था। बैंगनी आंखों वाले काले मरे हुओं को देखकर सिल्वन ने फ्रॉस्ट रेथस के छाया मरे हुओं के बारे में सोचा जिन्हें उसने हजारों साल पहले देखा था, और उसका शरीर कांप उठा। भले ही वह उसका बेटा ना हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वह किसी तरह उस राक्षस से जुड़ा हुआ है। सिल्वन ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा। उसने कुछ समय बाद रिकॉर्डिंग बंद कर दी और क्रिस्टल को दूर रख दिया। मुझे ज्ञान का पत्थर दे दो, उसने क्रिस्टल को दूर रखने के बाद कहा। सिल्वन की बात सुनकर सीड ने तुरंत उसे ज्ञान के पत्थर की स्टोरेज रिंग दे दी। हम आखिरकार कानून निर्माण का उपयोग कर सकते हैं, है न? उसने ज्ञान का पत्थर देने के बाद पूछा। सिल्वन ने रिंग से सितारों से भरा काला पत्थर निकाला और अपना सिर हिलाया। मैं मिगुल से इस पत्थर का उपयोग सेंट्रल हॉल के कानून निर्माण को सक्रिय करने के लिए कहूंगा, सिल्वन ने कहा और ज्ञान के पत्थर को वापस रख दिया। इस तरह सभी लोग इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे। सीड ने सिल्वन की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और उत्साहित स्वर में पूछा, कानून निर्माण को पूरा करने में कितना समय लगेगा? संरचना का आधार पहले से ही तैयार है और मिगुल को बस इसे ज्ञान के पत्थर से जोड़ना होगा, इसलिए मुझे लगता है कि ये 10 दिनों में तैयार हो जाना चाहिए। मैं समझ गया, सीड ने कहा और सिल्वन को एक और स्टोरेज रिंग दी। ये चीजें हैं जिसे आपने मुझे खरीदने के लिए कहा था। कुछ दुर्लभ चीजों के अलावा जो स्टॉक में नहीं थी, मैंने सब कुछ खरीद लिया। सिल्वन ने अंगूठी ली और अंदर देखे बिना उसे रख दिया। मैं अब जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि इवान भी कानून निर्माण के बारे में सुनकर खुश होगा, सीड ने कहा और खड़ा हो गया। तुम अब उससे मिलने जा रहे हो? सीड की बात सुनकर सिल्वन ने भौहें उठाईं। नहीं, मैं कल जाऊंगा। वह लुसियन और अन्य लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अपने क्लोन को नियंत्रित करने के कारण थक गया था, इसलिए अब वह सो रहा होगा। सिल्वन के मुंह से सीड की बात सुनकर हंसी छूट गई। यहाँ तक कि जब एशले ने उसे बताया कि कैसे इवान ने लुसियन और अन्य लोगों को मूर्ख बनाया और यहाँ तक कि उनकी स्टोरेज रिंग भी छीन ली, तो वह भी अवाक रह गया। वह आदमी निश्चित रूप से सरल नहीं है, सिल्वन ने सोचा और अपना सिर हिलाया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ निकाला और सीड की ओर फेंक दिया। कल जब तुम उससे मिलो तो उसे दे देना। सीड ने वह चीज़ पकड़ ली जिसे सिल्वन ने उसकी ओर फेंका था, और जब उसने देखा कि वह क्या है तो वह हैरान रह गया। यह, सीड ने सिल्वन की ओर देखा और उसे अपना हाथ हिलाते हुए देखा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सिल्वन को अपना हाथ हिलाते हुए देखकर सीड मुस्कुराया और उसने जो चीज़ उसे दी थी उसे रख दिया। अपना ख्याल रखना, दादाजी, सीड ने कहा और गुफा से बाहर भागने लगा। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम्हें युवा नर्ड्रेड्स पर झांकना पसंद है। ये बदमाश। सिल्वन का मुंह सिडर की आवाज़ सुनकर फड़क उठा और उसने अपना सिर हिला दिया। उसने अपने हाथ में ज्ञानोदय पत्थर को देखा और गुफा से गायब हो गया। अध्याय 765 विश्वकोट भाग 1। लिविंग रूम में इवान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने कांच की खिड़की से घर के बाहर देखा और देखा कि सूरज पहले से ही आसमान में ऊंचा था। ये दर्शाता है कि दोपहर हो चुकी थी। उसने समय देखा और ये देखकर हैरान रह गया कि वह 16 घंटे से ज्यादा सो चुका था। ऐसा लगता है कि उस क्लोन को नियंत्रित करने के बाद मेरा दिमाग जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा थक गया था। इवान ने बड़बड़ाया और जिस सोफे पर वह सो रहा था उससे उठ खड़ा हुआ। उसने पहले लंबा स्नान किया और कुछ खाने के बाद वह घर के बगीचे में बैठ गया।
बगीचे के खूबसूरत फूल हवा में झूम रहे थे और उनकी खुशबू ने आसपास के माहौल को ढक लिया था। इवान ने फूलों की मीठी खुशबू को सूंघा और सोचा कि उसे आगे क्या करना है। वह जानता था कि प्राचीन का मकबरा लगभग 3 महीने में खुल जाएगा और वह लगभग 90% निश्चित था कि वह सीडर और अन्य ड्रेड्स के साथ मकबरे में प्रवेश करने में सक्षम होगा। मकबरा खुलने से पहले इवान मध्य स्तर रैंक 1 तक पहुंचना चाहता था और शून्य ऊर्जा के बारे में अपनी समझ बढ़ाना चाहता था ताकि वह भविष्य में अपना डोमेन बना सके। इसके अलावा वह कुछ रैंक 2 छाया मरे भी बनाना चाहता था। लेकिन अब जब वह जानता है कि वह केवल उन लोगों को ही छाया मरे में बदल सकता है जो उससे अधिकतम 2 स्तर ऊपर हैं, तो उसने नए छाया मरे बनाने के बारे में सोचने से पहले मध्य स्तर रैंक 1 तक पहुंचने की योजना बनाई। मध्य स्तर रैंक 1 कोर रिवॉल्वर बनने के बाद वह शुरुआती स्तर रैंक 2 कोर रिवॉल्वर को छाया मरे में बदलने में सक्षम होगा। प्राचीन के मकबरे में केवल वे लोग ही प्रवेश कर सकते हैं जो शीर्ष रैंक 2 या उससे नीचे हैं, इसलिए इवान को इतना भरोसा था कि वह कुछ शुरुआती स्तर रैंक 2 छाया मरे बनाने के बाद उन्हें बिना किसी समस्या के संभाल पाएगा। फिलहाल मुझे अपने कोर की रैंक को जल्द से जल्द मध्य स्तर तक बढ़ाने के लिए एसेंस फॉर्मेशन रूम में साधना करनी चाहिए। इवान ने चमकीले नीले आकाश को देखते हुए बड़बड़ाया, मैं अपनी शून्य ऊर्जा को कुछ समय के लिए अलग रख सकता हूं क्योंकि मैं कानून निर्माण पूरा करने के बाद इसके स्तर को बढ़ाने के लिए ज्ञानोदय पत्थर का उपयोग करूंगा। हालांकि इवान सिल्वन और अन्य के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे कम से कम इस बात का भरोसा था कि वे उसे अन्य ड्रेड्स के साथ कानून निर्माण का उपयोग करने की अनुमति देंगे, ये जानने के बाद कि उसने सीडर को लुसियन और अन्य से भागने में कैसे मदद की। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो मुझे सार संग्रह कक्ष का उपयोग करके 1 महीने में मध्य स्तर रैंक 1 तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, इवान ने कहा और अपने शरीर को फैलाया। उसे अपने शरीर को भी प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है ताकि वह अपने सभी स्टेट पॉइंट को उनकी अधिकतम सीमा तक बढ़ा सके, लेकिन इवान के दिमाग में अपने स्टेट पॉइंट को बढ़ाने के लिए एक अलग योजना थी। जब इवान उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो उसे करने की ज़रूरत थी, तो उसने अचानक कुछ महसूस किया और देखा कि सीडर की उपस्थिति उसके स्थान के करीब आ रही है। कुछ ही सेकंड में सीडर बगीचे में उतरा और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी ओर चला गया। इवान भी सीडर को देखकर मुस्कुराया, लेकिन जब उसने सीडर की कमर देखी तो उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी। तुम्हारे निचले शरीर में क्या समस्या है? तुम्हारी सामान्य कमर एक ही दिन में एक बड़े आकार की कमर में कैसे बदल गई? इवान का सवाल सुनकर सीडर का पूरा शरीर अकड़ गया और उसकी आंखों में एक कड़वाहट भरी नजर चमक उठी। मैं निश्चित रूप से उस बूढ़े आदमी के बारे में अफवाहें फैलाऊंगा, सीडर ने मन ही मन सोचा और इवान के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर एक पीड़ा भरी नजर थी। दादा सिल्वन ने मुझे स्टार सिटी में जो कुछ भी किया उसके लिए सजा दी, उसने बैठने के बाद कहा। अपनी गांठ को कोड़े मारते हुए सिल्वन ने कानूनों की शक्ति का थोड़ा सा इस्तेमाल किया था। कानून की शक्ति के कारण औषधियां भी उसके नितंब को तुरंत ठीक नहीं कर सकती थीं। उसे अपने स्तनों को ठीक करने में कम से कम 10 दिन या उससे ज्यादा समय लगेगा। इवान ने सीडर की बढ़ी हुई कमर को देखा और उसे लगा कि यह सजा थोड़ी अजीब है। शायद ड्राड्स के पास सजा देने की अजीब अवधारणा है, उसने सोचा और इसे अनदेखा करने का फैसला किया। मैंने दादा सिल्वन से कानून के गठन के बारे में पूछा। उनके अनुसार यह ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में तैयार हो जाना चाहिए। 10 दिन? इवान ने सीडर की बात सुनकर भौहें चढ़ाईं और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या कानून का गठन बहुत उच्च स्तरीय गठन नहीं है जो रैंक 5 और रैंक 6 के कोर रिवॉल्वर्स की भी मदद कर सकता है? मुझे लगा कि इस तरह के उच्च स्तरीय गठन को बनाने में कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे। मैंने भी यही सोचा था, इवान की बात सुनकर सीडर मुस्कुराया। लेकिन हमारे पास पहले से ही कानून निर्माण का आधार तैयार है और हमें बस ज्ञानोदय पत्थर को इसके साथ जोड़ने की जरूरत है, इसलिए कानून निर्माण का उपयोग करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। सीडर की बात सुनकर इवान ने अपने घर में अधूरे कानून निर्माण के बारे में सोचा और समझ में सिर हिलाया। अचानक उसने कुछ सोचा और दिलचस्पी से पूछा, क्या कई लोग एक ही समय में कानून निर्माण का उपयोग कर सकते हैं? आमतौर पर यह अनुशंसित नहीं है क्योंकि अगर कई लोग एक साथ इसका उपयोग करते हैं तो कानून निर्माण का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन सीडर ने कहा और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाए, हमने जो ज्ञानोदय पत्थर चुराया है वह काफी बड़ा है, इसलिए 10 लोगों के लिए एक ही समय में इसका उपयोग करना कोई समस्या नहीं होगी बिना इसके प्रभाव को कम किए। 10 लोग? इवान ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि 10 लोग एक ही समय में बिना इसके प्रभाव को कम किए फॉर्मेशन का उपयोग कर पाएंगे। ईमानदारी से उसने सोचा था कि एक समय में केवल एक व्यक्ति ही लॉ फॉर्मेशन का उपयोग कर पाएगा। वैसे चूंकि हम ही ज्ञानोदय पत्थर लेकर आए थे, इसलिए हम बिना किसी समस्या के फॉर्मेशन का उपयोग कर पाएंगे, सीडर ने प्रसन्न स्वर में कहा। वह काफी उत्साहित था क्योंकि वह प्राचीन के मकबरे में प्रवेश करने से पहले लॉ फॉर्मेशन का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ाने में सक्षम होगा। सीडर की बात सुनकर इवान भी मुस्कुराया, लेकिन वह लॉ फॉर्मेशन का उपयोग करने के बारे में सोचने से पहले अपने कोर की रैंक को मध्य स्तर तक बढ़ाने की योजना बना रहा था।
अन्य शुरुआती स्तर के रैंक 1 कोर इवॉल्वर्स के लिए पहले अपने कोर की रैंक बढ़ाने के बजाय वैचारिक ऊर्जा की अपनी समझ को बढ़ाना और अपना डोमेन बनाना अधिक फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इवान के लिए उसके कोर की रैंक अधिक महत्वपूर्ण थी। अपने कोर की रैंक बढ़ाकर वह रैंक 2 शैडो अनडेड बनाने में सक्षम होगा और वे प्राचीन के मकबरे में उसके लिए अधिक सहायक हो। जब इवान अपने मूल के बारे में सोच रहा था तो सीड ने अचानक अपनी भंडारण अंगूठी से कुछ निकाला और उसके सामने रख दिया। दादा सिल्वन ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा था, उसने इवान के सामने वस्तु रखने के बाद कहा। इवान ने सीड द्वारा उसके सामने रखी गई वस्तु को देखा और पाया कि यह एक हथेली के आकार का चांदी के रंग का पत्थर था। जब इवान ने चांदी के रंग का पत्थर देखा तो उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। उसने पत्थर उठाया और उसके विवरण उसके सामने प्रकट हुए। स्पेस स्टोन मध्य स्तर, एक दुर्लभ कलाकृति परिष्कृत सामग्री जो केवल उच्च स्तर की अंतरिक्ष ऊर्जा से भरे स्थानों में पाई जा सकती है। एक मध्य स्तर का अंतरिक्ष पत्थर, इवान ने कहा और सीड को एक अचंभित भाव से देखा। स्टार सिटी में उसने जो स्पेस स्टोन देखा था वह सिर्फ एक निम्न स्तर का स्पेस स्टोन था, लेकिन इसकी कीमत अभी भी 50,000 उच्च स्तर के सार पत्थरों के बराबर थी। हालांकि सीड ने उसे जो स्पेस स्टोन दिया था वह एक मध्यम स्तर का स्पेस स्टोन था, इसलिए वह इसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सका। स्पेस स्टोन पहले से ही बहुत दुर्लभ थे, इसलिए उसे यकीन था कि मध्यम स्तर के स्पेस स्टोन की कीमत निश्चित रूप से बहुत अधिक थी। क्या तुमने उसे बताया कि मुझे स्पेस स्टोन की जरूरत है? इवान ने होश में आने के बाद पूछा। इवान की बात सुनकर सीड ने अपना सिर हिलाया और बताया कि कैसे एशले ने उन्हें बचाने के लिए चुपके से स्टार सिटी तक उनका पीछा किया था। ये सुनकर इवान ने भौहें चढ़ाईं कि एशले ने उनका पीछा स्टार सिटी तक किया था, लेकिन उसे इसकी बहुत परवाह नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि वह उनका पीछा क्यों कर रही थी। तो वह वही थी जिसने सिल्वन को इसके बारे में बताया था। ओह, इवान ने अपने हाथ में स्पेस स्टोन को देखते हुए मन ही मन सोचा। अब मुझे केवल ब्लड सोल क्रिस्टल और टाइम लिक्विड की जरूरत है, उसने खुद से कहा और स्पेस स्टोन को दूर रख दिया। कृपया मेरी ओर से दादा सिल्वन को धन्यवाद दें, इवान ने स्पेस स्टोन को हटाने के बाद सीड से कहा। जरूर, इवान की बात सुनकर सीड ने अपना सिर हिलाया और वे कुछ और घंटों तक बात करते रहे। कुछ समय बाद सीड चला गया और इवान एसेंस फॉर्मेशन रूम की ओर चल पड़ा। अपनी बातचीत के दौरान उसने सीड से कहा कि वह अगले महीने में मिड लेवल रैंक 1 तक पहुंचने की कोशिश करने की योजना बना रहा है, इसलिए उसे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह अपनी खुद की खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। सीड को आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि इवान कानून निर्माण का उपयोग करने के बजाय अपने कोर की रैंक बढ़ाने की योजना बना रहा था। उसने उससे पहले अपने डोमेन को बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी, लेकिन जब इवान ने कहा कि उसके पास अपने कोर की रैंक को प्राथमिकता देने के अपने कारण हैं, तो सीड ने कुछ नहीं पूछा और उसे कहा कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वह उससे संपर्क करे। जल्द ही इवान एसेंस फॉर्मेशन रूम के सामने पहुंच गया और एक गहरी सांस ली। चलो 1 महीने में मध्य स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसने बड़बड़ाते हुए एसेंस फॉर्मेशन रूम में प्रवेश किया। 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया और इवान ने अपना अधिकांश समय एसेंस फॉर्मेशन रूम में बिताया, मध्य स्तर रैंक 1 तक पहुंचने की कोशिश में। लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बाद भी वह 1 महीने में मध्य स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं था क्योंकि उसे एक अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ा। अध्याय 766 विश्वकोश भाग 2। लानत है, ये पर्याप्त नहीं है, इवान ने सार संरचना कक्ष से बाहर निकलते हुए कहा। सार संरचना कक्ष में साधना शुरू किए हुए उसे 1 महीना हो गया था। उसके चारों ओर की आभा 1 महीने पहले की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी, लेकिन वह अभी भी मध्य स्तर रैंक 1 तक पहुंचने से बहुत दूर था। मुझे लगा कि मैं 1 महीने में मध्य स्तर रैंक 1 तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं अभी भी 68% के निशान पर हूं और आगे बढ़ने से पहले मुझे शेष 32% को भरने की आवश्यकता है, इवान ने कमरे से बाहर निकलने के बाद बड़बड़ाया और आह भरी। शुरू में इवान का कोर्स सुचारू रूप से आगे बढ़ा, लेकिन एक बार जब उसका कोर्स शुरुआती स्तर रैंक 1 के 50% के निशान को पार कर गया तो उसकी प्रगति काफ़ी धीमी हो गई। 50% के निशान पर पहुंचने के बाद आगे की प्रगति के लिए उसके कोर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी वह लगभग 3 गुना हो गई। आवश्यक ऊर्जा में इस अचानक वृद्धि ने उसके कोर की प्रगति को धीमा कर दिया, भले ही वह सार संरचना कक्ष में साधना कर रहा था। मुझे इस संरचना का स्तर नहीं पता, लेकिन यह मेरे कोर को आवश्यक विश्वसार की मात्रा को बनाए नहीं रख सकता है, इवान ने अपने स्टोरेज रिंग से एक क्रिस्टल निकालते हुए खुद से कहा। क्रिस्टल का उपयोग करके उसने सीड से संपर्क किया। कुछ घंटों के बाद सीड इवान के घर पहुंचा और इवान ने देखा कि उसकी आभा पहले की तुलना में काफी मजबूत थी। वह सीड की शक्ति में सुधार देखकर आश्चर्यचकित नहीं था। कानून संरचना लगभग 20 दिन पहले पूरी हो गई थी और सीड इस दौरान इसका उपयोग करके खेती कर रहा था। हालांकि वह अभी भी एक मध्यम स्तर का रैंक 2 कोर रिवॉल्वर था, लेकिन लगभग 1 महीने तक कानून संरचना में खेती करने के बाद उसके जोन की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। आप आखिरकार बाहर हो गए, सीड ने इवान को देखकर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा।
वह अच्छे मूड में था क्योंकि कानून संरचना के कारण उसका जोन काफी आगे बढ़ गया था। इवान ने सीड की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और आह भरी। अरे सीड, मेरे घर में एसेंस गैदरिंग फॉर्मेशन की रैंक क्या है? इवान का सवाल सुनकर सीड हैरान रह गया और अब जाकर उसे पता चला कि 1 महीने बाद भी इवान अभी भी शुरुआती स्तर का रैंक 1 कोर रिवॉल्वर था। यह एक शीर्ष रैंक 2 फॉर्मेशन है। क्या ये टूटा हुआ है? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसकी राय में इवान के लिए उस फॉर्मेशन का उपयोग करके 1 महीने में मध्य स्तर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जब तक कि यह टूटा हुआ न हो। ये टूटा नहीं है, लेकिन इवान ने कहा और सावधानी से मुस्कुराया। वह शीर्ष रैंक 2 संरचना मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? इवान की बात सुनकर सीड अवाक रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह नहीं है? सीड अचानक बीच में ही रुक गया क्योंकि उसके दिमाग में एक संभावना आई। मुझे मत बताओ, उसने बुदबुदाया और इवान को अपने चेहरे पर हैरान भाव के साथ देखा। क्या? इवान ने भ्रमित स्वर में पूछा। ये समझ में नहीं आ रहा था कि सीड इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों कर रहा था। सीड ने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और एक पल के बाद पूछा, मुझे मत बताओ कि संरचना द्वारा एकत्रित विश्वसार की मात्रा आपके कोर की अवशोषण दर के साथ नहीं रह सकती है। सीड की बात सुनकर इवान ने आश्चर्य में एक भान उठाए और अपना सिर हिलाया। तुम सही हो, मेरा कोर संरचना द्वारा एकत्रित विश्वसार की तुलना में तेजी से अवशोषित करता है, और भले ही यह एक ब्लैक होल की तरह विश्वसार को अवशोषित कर रहा हो, लेकिन इसकी प्रगति बहुत तेज है। धीरे, इवान ने कहा और निराशा में अपनी भौहें रगड़ीं। अगर मैं इसी तरह साधना जारी रखता हूं, तो मुझे रैंक 1 के मध्य स्तर तक पहुंचने में लगभग 1 और महीना लगेगा। तुम राक्षस हो, सीड ने इवान की बात सुनकर मुंह हिलाते हुए कहा और उसे पीटने का मन किया। आमतौर पर उच्च प्रतिभा वाले लोग अन्य इवॉल्वर्स की तुलना में विश्वसार को तेजी से अवशोषित करते हैं और उन्हें अगले रैंक पर आगे बढ़ने के लिए अधिक विश्वसार की आवश्यकता होती है। यह उनके कोर की उच्च क्षमता के कारण है कि उन्हें प्रगति करने के लिए बड़ी मात्रा में विश्वसार की आवश्यकता होती है। जब सीड एक शुरुआती स्तर रैंक 1 कोर इवॉल्वर था, तो उसे अन्य सामान्य कोर इवॉल्वर्स की तुलना में बड़ी मात्रा में विश्वसार की भी आवश्यकता थी। जब वह एक शुरुआती स्तर रैंक 1 कोर इवॉल्वर था, तो वह एक मध्य स्तर रैंक 2 सार सभा संरचना में साधना कर सकता था। एक बार उसने एक शीर्ष रैंक 2 सार सभा संरचना में साधना करने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर संरचना द्वारा एकत्रित किए जा रहे सार की उच्च मात्रा के कारण उसका शरीर लगभग फट गया। उसका कोर उस संपूर्ण विश्वसार को अवशोषित करने में सक्षम नहीं था जिसे संरचना एकत्रित कर रही थी, और इससे उसकी लगभग मृत्यु हो गई थी। वह इवान से पहले से ही काफी प्रभावित था क्योंकि उसे पता था कि वह शुरुआती स्तर के रैंक 1 कोर इवॉल्वर होने के बावजूद पीक रैंक 2 फॉर्मेशन में खेती कर सकता है, लेकिन अब वह कह रहा है कि यह फॉर्मेशन उसके लिए पर्याप्त नहीं है। क्या यह आदमी मेरा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहा है? सीड ने मुंह सिकोड़ते हुए सोचा और उसे लगा कि सिल्वन ने उससे झूठ बोला था जब उसने उसे बताया था कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्या कोई और जगह है जहां विश्वसार का घनत्व अधिक है? मैं इस कमरे में 1 और महीना बंद करके नहीं बिताना चाहता क्योंकि मैं जल्द से जल्द मध्य स्तर रैंक 1 तक पहुंचना चाहता हूं, इवान ने सीड से कहा। सीड ने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और एक पल के बाद उसका दिमाग आखिरकार सामान्य हो गया। आप उच्च स्तरीय संरचनाओं के साथ सार एकत्र करने वाले कमरों का उपयोग कर सकते हैं जो सेंट्रल हॉल में स्थित हैं, लेकिन सीड ने कहा और थोड़ा मुस्कुराया। क्या आपको याद है कि नीलामी घर में मैंने आपसे कहा था कि जब हम बंद दुनिया में वापस आएंगे तो मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा? सीड की बात सुनकर इवान ने आश्चर्य से भौहें उठाईं और सिर हिलाया। जब सीड ने 3 मिलियन उच्च स्तरीय सार पत्थरों का उपयोग करके एयरशिप खरीदा था, तो इवान ने उससे पूछा था कि क्या वह पागल हो गया है। उस समय सीड ने उससे कहा था कि जब वे बंद दुनिया में वापस लौटेंगे तो वह उसे एक जगह दिखाएगा और वह सब कुछ समझ जाएगा। क्या ये जगह मुझे तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकती है? इवान ने एक पल के बाद पूछा। इवान की बात सुनकर सीड मुस्कुराया और अपने घर से बाहर निकल गया। जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम समझ जाओगे। इवान भी घर से निकल गया और सीड के पीछे पीछे चला गया। घर से निकलने के बाद वे दोनों प्रकाश की लकीरों में बदल गए और बिजली की गति से उड़ गए। लगभग 6 घंटे बाद इवान और सीड एक जंगल के ऊपर उड़ रहे थे। उड़ते समय इवान ने देखा कि आसपास के क्षेत्र में विश्वसार का घनत्व कम हो रहा था, जिससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इवान ने देखा था कि ड्रेड्स की बंद दुनिया में विश्वसार का घनत्व बाहरी दुनिया की तुलना में अधिक था। इस तथ्य के कारण वह हमेशा उत्सुक रहता था, लेकिन उसे कभी ये पूछने का मौका नहीं मिला कि बंद दुनिया में विश्वसार का घनत्व अधिक क्यों है। अब जबकि उसके पास देवदार का अनुसरण करने के अलावा और कुछ नहीं था, उसने आखिरकार अपने चेहरे पर उत्सुकता भरी नज़र के साथ उससे इस बारे में पूछा। विश्वसार का घनत्व बंद दुनिया में विश्व वृक्ष की वजह से बहुत अधिक है, देवदार ने कहा और समझाया। ये दुनिया विश्व वृक्ष की शक्ति का उपयोग करके बनाई गई थी, और विश्व वृक्ष बिना किसी समस्या के बड़ी मात्रा में शुद्ध विश्वसार का उत्पादन कर सकता है।
हर दिन विश्व वृक्ष शुद्ध विश्वसार का उत्पादन करता है और इसे बंद दुनिया भर में प्रसारित करता है। यही कारण है कि यहाँ विश्वसार का घनत्व कभी कम नहीं होता है और वास्तव में हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। विश्व वृक्ष फिर से, हो, इवान ने मन ही मन कहा और महसूस किया कि यह विश्व वृक्ष एक सर्वांगीण है। ये कोर रिवॉल्वर्स को सोर्स पिल की आवश्यकता के बिना अपने कोर को विकसित करने में मदद कर सकता है। ये छिपी हुई दुनिया बना सकता है और अब ये शुद्ध विश्वसार भी बना सकता है। इवान के चेहरे पर आश्चर्य की झलक देखकर सीड ने कड़वाहट से मुस्कुराया। विश्व वृक्ष वास्तव में कई अन्य चीजें कर सकता है, लेकिन इसकी शक्तियां वर्तमान में सील हैं। सील। इवान ने सीड की बात सुनकर दंग रह गया और उसे चौंक कर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है कि इसकी शक्तियां सील हैं? ये पहले से ही काफी बेतुका है कि विश्व वृक्ष एक छिपी हुई दुनिया बना सकता है और इस हद तक ग्रेड्स की मदद कर सकता है, लेकिन अब सीड कह रहा है कि विश्व वृक्ष की शक्तियां वास्तव में सीलबंद हैं। मुझे मत बताओ कि यह विश्व वृक्ष इस दुनिया का असली नायक है। इवान ने अपने चेहरे पर एक अवाक भाव के साथ सोचा। इवान का सवाल सुनकर सीड ने आह भरी और एक जटिल भाव के साथ अपने चारों ओर देखा। तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा कि मेरा क्या मतलब है, उसने कहा और जंगल में और अंदर उड़ गया। इवान ने सीड के चेहरे पर उदास भाव देखकर कुछ नहीं पूछा और उसके पीछे जंगल में चला गया। इवान जितना जंगल में उड़ता गया उतना ही उसने देखा कि विश्वसार का घनत्व कैसे कम हो रहा था। 2 घंटे बाद जंगल के पेड़ गायब होने लगे और इवान के सामने एक बंजर भूमि दिखाई दी। ये पहली बार था जब इवान ने ड्रेड्स की बंद दुनिया के अंदर बंजर भूमि देखी थी, इसलिए जब उसने ये देखा तो वह काफी हैरान था। इसके अलावा इवान ने देखा कि बंजर भूमि के आसपास कोई विश्वसार नहीं था। ये कौन सी जगह है? इवान ने जब देखा कि बंजर भूमि के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से विश्वसार से रहित था तो वह पूछे बिना नहीं रह सका। वहां देखो, वह हमारी मंजिल है, सीड ने कहा और उनके सामने इशारा किया, जहां इवान एक छोटी संरचना की रूपरेखा देख सकता था। संरचना इवान और सीड से बहुत दूर नहीं थी, लेकिन संरचना के आसपास का क्षेत्र एक अजीब तरह की शक्ति से भरा हुआ था जिसने उनकी दृष्टि को बाधित कर दिया था, जिससे इसके आसपास कुछ भी स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो गया था। इवान ने संरचना की रूपरेखा को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और किसी कारण से उसका दिल, जो रून ऑफ ओरिजिन की रूपरेखा में ढका हुआ था, तेजी से धड़कने लगा। अध्याय 767 विश्वकोर भाग 3। यह अजीब एहसास क्या है? इवान ने भौहें सिकोड़ीं जब उसने महसूस किया कि संरचना की रूपरेखा देखने के बाद उसका दिल असामान्य रूप से तेज धड़क रहा है। क्या ये हो सकता है? अचानक उसने कुछ सोचा और अपनी स्थिति विंडो खोली। हॉट ऑफ ओरिजिन की वजह से अब आपके लिए ओरिजिन का रास्ता खुला है। जब इवान रैंक 1 कोर इवॉल्वर बना तो उसने हॉट ऑफ ओरिजिन नामक कुछ हासिल किया था। अब भी वह हॉट ऑफ ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि इसका विवरण काफी अजीब था। क्या ये हो सकता है कि मुझे जो एहसास हो रहा है वह किसी तरह इस तथाकथित पथ टू ओरिजिन से संबंधित है? इवान ने मन ही मन सोचा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने सीड को देखा जो उसके बगल में उड़ रहा था और एक पल के बाद उससे पूछने का फैसला किया, अरे सीड, क्या तुमने कभी हॉट ऑफ ओरिजिन के बारे में सुना है? हॉट ऑफ ओरिजिन। सीड ने उलझन में इवान को देखा और अपना सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, उसे कुछ भी नहीं पता है। इवान को आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने सीड को अपना सिर हिलाते हुए देखा, क्योंकि उसे पहले से ही उम्मीद थी कि उसे हॉट ऑफ ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। हॉट ऑफ ओरिजिन कुछ ऐसा है जो उसे रून ऑफ ओरिजिन के कारण प्राप्त हुआ है, और रून ऑफ ओरिजिन उसके ग्रोथ लिंक कौशल से संबंधित है। जब तक लोगों को ग्रोथ लिंक कौशल के बारे में पता नहीं है, तब तक उनके लिए हॉट ऑफ ओरिजिन के बारे में कुछ भी जानना असंभव है। कुछ मिनटों की उड़ान के बाद इवान और सीड संरचना से कुछ किलोमीटर दूर थे। इस बिंदु पर इवान को अचानक एक उभरती हुई आध्यात्मिक शक्ति का आभास हुआ और लगा कि कोई अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उन्हें देख रहा है। उभरती हुई आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए इवान का शरीर सख्त हो गया और उसके शरीर के अंदर की आदिम छाया ऊर्जा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी, जिससे उसका शरीर लड़ाई के लिए इष्टतम स्थिति में आ गया। चिंता मत करो, यह आध्यात्मिक शक्ति इस स्थान के संरक्षक की है, सीड ने शांत स्वर में कहा जब उसने इवान के युद्ध के लिए तैयार चेहरे को देखा। सीड की बात सुनकर इवान अचंभित रह गया और उसके शरीर के भीतर उमड़ती ऊर्जा शांत हो गई। एक संरक्षक? क्या इस जगह पर कोई उच्च श्रेणी की कलाकृति या कुछ और है? इवान ने पूछा, ये सोचकर कि इस बंजर भूमि में कोई कलाकृति या खजाना हो सकता है जिसे आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके देखने वाला व्यक्ति रखवाली कर रहा है। सीड ने कहा, इस जगह पर कलाकृति से भी ज्यादा कीमती कुछ है, और अचानक इवान को लगा जैसे वह किसी अवरोध को पार कर गया हो। जिस क्षण उसे लगा कि वह अवरोध को पार कर गया है, उसके आसपास का माहौल बदल गया और उसकी दृष्टि में बाधा डालने वाली अजीब शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई। जैसे ही उसकी दृष्टि में बाधा डालने वाली अजीब शक्ति गायब हो गई, इवान ने आखिरकार संरचना का पूरा रूप देखा। क्या ये चींटियों का घोंसला है?
उसने हैरान आवाज में पूछा जब वह अपने सामने पिरामिड संरचना को देख रहा था, जो चींटियों के घोंसले जैसी थी और सैकड़ों मानव आकार के छेदों से भरी हुई थी। ये चींटियों का घोंसला नहीं है। इवान की आवाज सुनकर सीड ने मुंह हिलाते हुए कहा और वे दोनों संरचना से कुछ दूरी पर उतरे। इवान को पहले जो आध्यात्मिक शक्ति महसूस हुई थी वह अभी भी उन पर बंद थी, और जैसे जैसे वे चींटियों के घोंसले जैसी संरचना के करीब पहुंचते गए उन पर दबाव बढ़ता गया। जमीन पर उतरने के बाद सीडा आगे नहीं बढ़ा और एक हथेली के आकार का टुकड़ा निकाला। टोकन को अपने स्टोरेज रिंग से निकाला। टोकन से इवान को सिल्वन की आभा निकलती हुई महसूस हुई। उन पर बंद आध्यात्मिक शक्ति ने सीडा द्वारा निकाले गए टोकन को स्कैन किया, और टोकन को स्कैन करने के बाद ये पूरी तरह से गायब हो गया। मैंने अभी जो आध्यात्मिक शक्ति महसूस की है वह एशले की तुलना में कमजोर है, लेकिन ऑर्डेन और सोलारा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, इसलिए ये संरक्षक एक मध्य स्तर या शीर्ष रैंक 4 इवॉल्वर होना चाहिए। इवान ने खुद से सोचा कि एक बार आध्यात्मिक शक्ति उन पर बंद हो गई। चलो चलते हैं। सीड ने आध्यात्मिक शक्ति के गायब होने के बाद निकाले गए टोकन को दूर रख दिया और चींटी के घोंसले जैसी संरचना में स्थित गुफाओं में से एक की ओर चल दिया। इवान सीड के पीछे पीछे चला और वह संरचना के जितना करीब गया उतना ही उसका दिल उत्साह में धड़क रहा था। उनके आसपास का वातावरण अभी भी विश्वसार से रहित था, लेकिन इवान संरचना में स्थित हर गुफा को समृद्ध विश्वसार से भरता हुआ महसूस कर सकता था। चूंकि आप अभी भी शुरुआती स्तर के रैंक 1 कोर इवॉल्वर हैं, मुझे लगता है कि एक निम्न स्तरीय एसेंस स्टोन खदान आपके लिए पर्याप्त होगी, सीड ने कहा और संरचना में स्थित गुफाओं में से एक के सामने रुक गया। निम्न स्तरीय खदान। सीड की बात सुनकर इवान ने भौहें उठाईं और हैरान भाव से अपने सामने की गुफा को देखा। हाँ, ये सभी गुफाएं एसेंस स्टोन की खदानें हैं और खेती करने के लिए सबसे अच्छी जगहें हैं, सीड ने अपने सामने की गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा। यह एक निम्न स्तरीय एसेंस स्टोन की खदान है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह एक निम्न स्तरीय खदान है, इसके अंदर घनत्व और विश्वसार की मात्रा को कम मत समझिए। यहाँ तक कि सामान्य पीक रैंक 2 कोर इवॉल्वर्स को भी निम्न स्तर की खदानों के अंदर विश्वसार की अधिक मात्रा को संभालना मुश्किल लगता है। चूंकि यह निम्न स्तर की खदान है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इसमें मध्य और शिखर स्तर की खदानें भी हैं? इवान ने संरचना में अन्य गुफाओं को देखते हुए पूछा। हाँ, सीड ने सिर हिलाया और संरचना के विभिन्न क्षेत्रों की ओर इशारा किया। संरचना के मध्य क्षेत्र में स्थित सभी गुफाएं मध्य स्तर की सार पत्थर की खदानें हैं और उनके ऊपर स्थित गुफाएं शिखर स्तर की खदानें हैं। सीड ने गुफाओं के बारे में बताने के बाद इवान की ओर देखा और शांति से कहा, आप उन उच्च स्तर की गुफाओं को देख सकते हैं, लेकिन आप वहां ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट ही रुक सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर उनके अंदर विश्वसार की उच्च मात्रा को संभालने में सक्षम नहीं होगा। सीड की सलाह सुनकर इवान ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने गुफाओं का सर्वेक्षण किया, उसकी नज़र सबसे ऊपरी क्षेत्र में स्थित गुफा पर पड़ी। ये गुफा दिखाई दी दूसरों की तुलना में छोटा और आश्चर्यजनक रूप से इसका प्रवेश द्वार बंद था, अन्य खुली गुफाओं के विपरीत। जब उसने उस गुफा को देखा तो इवान को लगा कि उसका दिल बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से धड़क रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उस गुफा के अंदर कुछ उसे बुला रहा हो। अरे सीड, उस गुफा के बारे में क्या ये भी एक एसेंस स्टोन की खान है? उसने बंद गुफा की ओर इशारा करते हुए पूछा। सीड ने इवान द्वारा इंगित की गई गुफा की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। यह एक एसेंस स्टोन की खान नहीं है। वह स्थान इस बंद दुनिया का केंद्र है। ये वह स्थान है जहां से विश्व वृक्ष बंद दुनिया में विश्वसार को अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रवाहित करता है, उसने कहा और एक पल के बाद जोड़ा, मैं वहां कभी नहीं गया क्योंकि दादा सिल्वन के अनुसार यहां तक कि एक शीर्ष रैंक 4 कोर रिवॉल्वर भी उस स्थान पर विश्वसार के घनत्व को संभाल नहीं सकता है। बंद दुनिया का केंद्र। इवान ने संकुचित आंखों से बंद प्रवेश द्वार को देखते हुए बुदबुदाया। क्या उस गुफा के अंदर हॉट ऑफ ओरिजिन से संबंधित कुछ है? उसने सोचा। उसके दिल से अजीब सी उत्तेजना निकल रही थी। अचानक सीड को कुछ याद आया और उसने अनिश्चित स्वर में कहा, हालांकि मुझे यकीन नहीं है, मैंने एक बार सुना था कि इस बंद दुनिया का वर्ल्ड कोर भी उस गुफा के अंदर स्थित है। जिस क्षण इवान ने वर्ल्ड कोर शब्द सुने, उसके दिल की धड़कन और भी बढ़ गई। अध्याय 768 मध्य स्तर रैंक 1 भाग 1। आपको स्टार सिटी में खर्च किए गए सभी सार पत्थर इन खदानों से मिले हैं, है न? इवान ने पूछा जब उसने निम्न स्तर के सार पत्थरों को देखा जो निम्न स्तर की खदान की दीवारों में चमकते हीरे की तरह चिपके हुए थे। सीड खदान की गुफा में और अंदर चला गया और अपना सिर हिलाया। एक सामान्य शीर्ष स्तर सार पत्थर की खदान आसानी से एक वर्ष में लगभग 10 मिलियन उच्च स्तर के सार पत्थर पैदा कर सकती है। यदि आप यहाँ मौजूद सभी खदानों पर विचार करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमें यहाँ मौजूद सभी खदानों से हर साल 300 मिलियन से अधिक उच्च स्तर के सार पत्थर मिलते हैं। 300 मिलियन उच्च स्तर के सार पत्थर। इवान ने ठंडी हवा में सांस ली जब उसने सीड की बात सुनी और उसे चौंक कर देखा। यदि ये खदानें हर साल लगभग 300 मिलियन उच्च स्तर के सार पत्थर पैदा कर सकती हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग बहुत अमीर हैं? ठीक है,
अगर आप सार पत्थरों के बारे में बात कर रहे हैं तो हाँ, ड्रैड्स को पूरे यूटोपिया में सबसे अमीर जातियों में से एक माना जा सकता है, लेकिन सीड ने कहा और कड़वाहट से मुस्कुराया। अगर आप अन्य संसाधनों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सूची में सबसे नीचे हैं। सूची में सबसे नीचे? इवान ने सीड की बात सुनकर भौहें उठाईं और उलझन भरी आवाज में पूछा, क्या आप इन खदानों द्वारा उत्पादित सार पत्थरों का उपयोग उन संसाधनों को खरीदने के लिए नहीं कर सकते हैं जिनकी आपको जरूरत है? कोई अपराध नहीं, लेकिन ड्रैड्स की कम आबादी को देखते हुए इन खदानों द्वारा उत्पादित 300 मिलियन उच्च स्तरीय सार पत्थरों का उपयोग करके उन्हें पर्याप्त संसाधन प्रदान करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? यह इतना आसान नहीं है, सीड ने कहा और अपना सिर हिलाया। विश्व वृक्ष द्वारा उत्पादित सार पत्थर सामान्य सार पत्थरों से थोड़े अलग होते हैं। इसके द्वारा उत्पादित सभी सार पत्थरों में विश्व वृक्ष की आभा की थोड़ी मात्रा होती है। यदि हम सीधे इन सार पत्थरों का उपयोग करते हैं तो एक निश्चित स्तर की संभावना है कि लोगों को पता चल जाएगा कि ये पत्थर विश्व वृक्ष से उत्पन्न हुए हैं और यह हमारे लिए खतरनाक होगा। सीड ने ये कहने के बाद विराम लिया और एक पल के बाद जोड़ा, विश्व वृक्ष द्वारा उत्पादित सार पत्थरों का उपयोग करने के लिए हमें उनसे विश्व वृक्ष की आभा को हटाना होगा। केवल रैंक 4 या उससे ऊपर के लोग ही अपनी कानून शक्ति का उपयोग करके विश्व वृक्ष की आभा को हटा सकते हैं। इसलिए भले ही हमारे पास करोड़ों सार पत्थर हों, लेकिन संसाधन खरीदने के लिए हम हर साल जितनी मूल राशि का उपयोग कर सकते हैं वह इतनी अधिक नहीं है। सीड की बात सुनकर इवान भौंचक्का रह गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उनकी स्थिति वास्तव में अजीब थी। उनके पास इतनी संपत्ति है कि कोई भी उनसे ईर्ष्या कर सकता है, लेकिन वे इस संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि दूसरों द्वारा खोजे जाने का खतरा है। क्या गड़बड़ है? इवान ने अपनी भौहें रगड़ते हुए खुद से सोचा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने उलझन भरी आवाज में पूछा, वैसे पहले तुमने कहा था कि विश्व वृक्ष की शक्तियां वर्तमान में सीलबंद हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? इवान की बात सुनकर सीड ने कड़वी मुस्कान दी और उदास आवाज में पूछा, क्या तुमने दादा सिल्वन की गुफा के अंदर मौजूद विश्व वृक्ष को देखा है? हाँ, इवान ने सीड की बात सुनकर सिर हिलाया। उसे वह छोटा पेड़ याद आ गया जिसे उसने सीलबंद दुनिया में प्रवेश करने के बाद सिल्वन से मिलने पर देखा था। चूंकि तुमने विश्व वृक्ष को देखा है तो तुमने उसके चारों ओर की संरचना को भी देखा होगा, है न? इवान ने सीड की बात सुनकर एक बार फिर सिर हिलाया और अचानक कुछ सोचा। क्या तुम कह रहे हो कि संरचना ही वह चीज है जो विश्व वृक्ष की शक्तियों को सीमित कर रही है? हाँ, इवान की बात सुनकर सीड ने सिर हिलाया और असहाय स्वर में कहा, यदि हम उस संरचना का उपयोग करके विश्व वृक्ष की शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं करते हैं तो अन्य लोग इसकी बाहरी आभा को महसूस कर पाएंगे और सीलबंद दुनिया के अंदर होने के बावजूद हमें खोजा जाएगा। तो वह संरचना वास्तव में एक सीलिंग संरचना है। हो, इवान ने मन ही मन कहा, आश्चर्यचकित होकर कि उसने विश्व वृक्ष के चारों ओर जो संरचना देखी थी वह वास्तव में इसकी शक्तियों को सील करने के लिए थी। क्या होगा यदि विश्व वृक्ष की शक्तियां पूरी तरह से सीलबंद हो जाएं? इवान ने एक पल के बाद सीड से पूछा। इवान का सवाल सुनकर सीड ने सावधानी से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ईमानदारी से, मुझे नहीं पता। मैंने पहले दादाजी सिल्वन से पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे दूसरों की चिंता किए बिना विश्व वृक्ष की शक्तियों को खुद ही खोलने के लिए पर्याप्त मजबूत बनने और खुद देखने के लिए कहा था। इवान ने सीड को देखा और उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है, मुझे आशा है कि तुम जल्दी ही काफी मजबूत हो जाओगे और इसकी शक्तियों को उजागर कर दोगे, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि विश्व वृक्ष के अंदर किस तरह की शक्तियां छिपी हैं। इवान की बात सुनकर सीड बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। ये जगह तुम्हारे लिए सही होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? सीड ने कुछ मिनट के लिए निम्न स्तर की खदान में चलने के बाद पूछा। इवान ने अपने आसपास विश्व सार को महसूस किया और पाया कि घनत्व उसके घर में सार निर्माण कक्ष की तुलना में कहीं अधिक था। उसने गुफा में गहराई से देखा और पाया कि विश्व सार का घनत्व और मात्रा गहरे क्षेत्रों में और भी अधिक थी। अगर मैं यहाँ खेती करता हूँ तो मैं 10 दिनों में मध्य स्तर तक पहुँच सकता हूँ, इवान ने सोचा और सीड की ओर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह जगह काफ़ी अच्छी है। चूंकि ऐसा है तो तुम इस जगह का उपयोग कर सकते हो। मैं भी फिलहाल मध्य स्तर की खदानों में से एक में खेती करूंगा। मध्य स्तर पर पहुंचने के बाद मुझसे संपर्क करना, सीड ने इवान की बात सुनकर कहा और गुफा से बाहर निकल गया। इवान ने सीड को गुफा से बाहर निकलते देखा और अपने आसपास विश्वसार को महसूस किया। चलो शुरू करते हैं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और गुफा में एक साइड प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। जिस क्षण इवान बैठा और अपनी आंखें बंद की, उसका आदिम सम्राट कोर घूमने लगा और दुनिया का सार सभी दिशाओं से उसकी ओर दौड़ पड़ा। अपने कोर द्वारा अवशोषित किए जा रहे विश्वसार की मात्रा को महसूस करते हुए इवान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे इस दर पर 10 दिन भी नहीं चाहिए, उसने कहा, क्योंकि उसका कोर विश्वसार को अवशोषित कर रहा था। अचानक इवान के दिमाग में एक विचार आया और उसकी आंखें चमक उठीं।
अगर यह काम करता है तो मेरी अवशोषण गति और भी बढ़ जाएगी, उसने धीमी आवाज में कहा, और उसके हाथों से कुछ अजीब कांटों से भरी बेलें निकलीं और गुफा की दीवारों को छेद दिया। ऊर्जा भक्षण। अध्याय 769 मध्य स्तर रैंक 1 भाग 2। प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ही भक्षण करने वाली बेलें सार पत्थर की खदान की दीवारों को छेदती हैं, दीवारों के अंदर फंसे सार पत्थर धूल में बदलने लगते हैं और उनका सारा विश्व सार बेलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इवान का आदिम सम्राट कोर पहले से ही ब्लैक होल की तरह आसपास से विश्वसार को अवशोषित कर रहा था। भक्षण करने वाली बेलों द्वारा प्रदान किए गए विश्वसार के जुड़ने से इवान को लगा जैसे उसका कोर विश्वसार की सुनामी का सामना कर रहा है। पहले तो उसे अपने कोर द्वारा अवशोषित किए जा रहे विश्वसार की मात्रा को संभालना मुश्किल लगा, लेकिन कुछ घंटों के बाद वह अवशोषित करने की प्रक्रिया से परिचित हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इवान को एहसास हुआ कि भक्षण करने वाली बेलें न केवल सार पत्थरों से विश्वसार को अवशोषित कर रही थीं, बल्कि खदान की दीवारें भी समृद्ध विश्वसार से भरी हुई थीं और वह दीवारों के विश्वसार को भी अवशोषित कर रहा था। सिर्फ एक दिन में उसने खदान से लगभग 2 मिलियन निम्न स्तर के सार पत्थर खा लिए। परिणामस्वरूप उसका कोर 8% आगे बढ़ गया। जब वह खदान में दाखिल हुआ तो वह 68% के निशान पर था और अब 24 घंटे बाद वह 76% के निशान पर था। जिस गति से उसका कोर आगे बढ़ रहा था वह हास्यास्पद था। मैं इस दर से अगले 3 दिनों में मध्य स्तर पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इवान ने बड़बड़ाया और अपने मुंह को हिलाते हुए अपने चारों ओर देखा। खदान की दीवारें जो पहले सार पत्थरों से चमक रही थीं, अब सामान्य गुफा की दीवारों की तरह दिख रही थीं और इवान के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र में एक भी सार पत्थर नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं बस कुछ हजार सार पत्थरों को अवशोषित कर लूंगा, लेकिन मैंने अपने कोर की भूख को कम करके आंका। इवान ने मन ही मन कहा और अपनी ठुड्डी को रगड़ा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसने खदान को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि दुनिया का सार अभी भी खदान की दीवारों से बह रहा था और नए सार पत्थर धीरे धीरे बन रहे थे। कुछ ही महीनों में खदान से निकाले गए सभी सार पत्थरों को फिर से बनाया जाएगा। इसके अलावा मेरे पास अब पर्याप्त सार पत्थर हैं, इसलिए मैं सीधे को वे सभी सार पत्थर वापस कर दूंगा जिनका मैं उपयोग कर रहा हूं, इवान ने कहा और अपने शैडो स्टोरेज से एक स्टोरेज रिंग निकाली। स्टोरेज रिंग में 500 उच्च स्तरीय सार पत्थर थे, दूसरे शब्दों में 5 मिलियन निम्न स्तरीय सार पत्थर। उसने 500 सार पत्थरों को अपने सामने डाला, जिससे पूरी गुफा नीले रंग से चमक उठी। अपने सामने सार पत्थर डालने के बाद उसने उन्हें उठाया और खदान की दीवारों की ओर फेंक दिया, उन्हें खदान की दीवारों में चिपका दिया। जिस क्षण सार पत्थर खदान की दीवारों के संपर्क में आए, दीवारों से बहता हुआ विश्वसार उनकी ओर बढ़ने लगा। एक बार जब सभी 500 सार पत्थर खदान की दीवारों में फंस गए, तो इवान ने एक बार फिर ऊर्जा भक्षण कौशल का उपयोग किया। उच्च स्तरीय सार पत्थरों का प्रभाव निम्न स्तरीय सार पत्थरों से भी बेहतर था, इस वजह से इवान की प्रगति की गति एक बार फिर बढ़ गई। अगर मुझे पता होता कि मैं सार पत्थरों पर ऊर्जा भक्षण का उपयोग कर सकता हूं, तो मैं इसे बहुत पहले ही इस्तेमाल कर लेता जब मैं सार निर्माण कक्ष में साधना कर रहा था, इवान ने बड़बड़ाया, क्योंकि उसका कोर आसपास के सार पत्थरों को खा रहा था। केल के साथ आए एस रैंकर्स को मारने के बाद इवान ने उनमें से एक पर एनर्जी डिवोरिंग का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब उसने एनर्जी डिवोरिंग का इस्तेमाल करके शरीर को अवशोषित करने की कोशिश की, तो उसके प्राइमोडियल मोनाक कोर ने शरीर की ऊर्जा को अस्वीकार कर दिया और उसे अवशोषित नहीं किया। उस समय इवान ने सोचा कि वह अब एनर्जी डिवोरिंग कौशल का उपयोग करके अपने कोर की रैंक नहीं बढ़ा पाएगा। हालांकि जब इवान ने एसेंट स्टोन माइन को देखा तो किसी कारण से उसे अचानक एसेंट स्टोन पर एनर्जी डिवोरिंग कौशल का उपयोग करने का मन हुआ और उसके आश्चर्य से ये काम कर गया। मुझे आश्चर्य है कि मैं एनर्जी डिवोरिंग कौशल के माध्यम से शरीर को अवशोषित करके अपने कोर की रैंक क्यों नहीं बढ़ा सकता, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा, रैंक 2 राक्षस के मांस के बारे में सोचते हुए जिसे उसने और सीडने केल के खिलाफ अपनी लड़ाई से पहले खाया था। उस मांस को खाने के बाद मेरे कोर की रैंक थोड़ी बढ़ गई थी, इसलिए तार्किक रूप से कहें तो मेरे कोर की रैंक एनर्जी डिवोरिंग का उपयोग करके शरीर को अवशोषित करने के बाद बढ़नी चाहिए थी, लेकिन मेरे कोर ने उस ऊर्जा को अस्वीकार कर दिया। इवान ने विश्वसार को अवशोषित करते हुए कहा और अपना सिर हिलाया। हालांकि वह वास्तव में उत्सुक था कि उसके कोर ने उस ऊर्जा को क्यों अस्वीकार कर दिया। उसने इस बारे में कुछ समय तक बहुत अधिक नहीं सोचा और अपने कोर पर ध्यान केंद्रित किया। मूल रूप से इवान को मध्य स्तर तक पहुंचने के लिए 3 और दिन चाहिए थे, लेकिन उच्च स्तरीय सार पत्थरों को खाने के कारण, जिसमें और भी शुद्ध विश्वसार था, वह 2 दिनों के बाद ही शुरुआती स्तर की सीमा तक पहुंच गया। जैसे ही उसका कोर शुरुआती स्तर की सीमा तक पहुंचा, वह हिलने लगा। इवान के शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव निकले और सभी दिशाओं में फैल गए। गड़गड़ाहट। उसके शरीर से निकलने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव इतने शक्तिशाली थे कि खदान की दीवारें गड़गड़ाने लगीं और उनमें छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। धमाका। अचानक इवान के कोर का हिलना बंद हो गया और उसमें से शक्तिशाली ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी।
इवान को अपने पूरे शरीर में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ और उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसके शरीर के अंदर से निकली ऊर्जा ने उसके शरीर को मजबूत किया और उसके शरीर के अंदर विश्वसार की मात्रा बढ़ने लगी। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा में उतार चढ़ाव और भी बढ़ गया और दीवारों में बड़ी दरारें फैल गईं। इवान ने अपनी सफलता के कारण होने वाली असामान्यता को देखा और तुरंत अपने कौशल शैडो वर्ल्ड का इस्तेमाल किया। उसके शरीर से एक काला गुंबद निकला और उसके चारों ओर एक छोटे से क्षेत्र को कवर किया। शैडो वर्ल्ड ने उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा में उतार चढ़ाव को पूरी तरह से रोक दिया और खदान की दीवारें हिलना बंद हो गईं। इवान ने ग्रोथ लिंक कौशल के दूसरे प्रभाव का उपयोग करके एलिसिया से जो निष्क्रिय अधिकार आशीर्वाद प्राप्त किया था, उसके कारण उसके सभी कौशल की खपत आधी हो गई, इसलिए शैडो वर्ल्ड कौशल का उपयोग करते समय उसे पहले जैसा कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। इवान की सफलता लगभग 10 मिनट तक चली। 10 मिनट के बाद खदान के अंदर का काला गुंबद गायब हो गया और इवान की आकृति सामने आ गई। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और 10 मिनट तक शैडो वर्ल्ड स्किल का इस्तेमाल करने की वजह से उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके आसपास की आभा भी अस्थिर थी, इवान ने खुलकर मुस्कुराया और अपनी मुट्ठी भींच ली। अंत में मध्य स्तर रैंक 1, उसने बड़बड़ाया और जमीन से उठ खड़ा हुआ। अध्याय 770 मध्य स्तर रैंक 1 भाग 3। नाम इवान। जाति एल्थारॉन। रैंक मध्य स्तर रैंक 1 कोर इवॉल्वर। रक्तरेखा डूमब्रिंगर आंशिक रूप से जागृत। शक्ति 72, चपलता 77, धीरज 71, विश्वसार 90, सहनशक्ति 75, बुद्धिमत्ता 70, आदिम छाया ऊर्जा 80, शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 10.001%। कौशल छाया चलना, छाया भंडारण, आयामी छाया बुलेट, बर्फ की जंजीरें, हवा में हेरफेर, मंदमन, छाया आवरण पंख, अस्थायी वेग, ऊर्जा भक्षण, थंडर टेम्पेस्ट, झिलमिलाहट कदम, ध्वनि प्रतिध्वनि, एम्बर जीवन शक्ति, उत्थान, मध्य स्तर जहर प्रतिरोध, मृत्यु रिंग, आई स्पीयर, विंड वॉक, समन लेच, सोल बीकन, सोल सेवरेंस, फायरबॉल, ब्लाइंडिंग लाइट, लाइटनिंग एरो, गेज ऑफ मोनाक, साइकिक सोल रियल्म, शैडो मार्क, एबिसल वोटेक्स। फिजिक शैडो मोनाक फिजिक। शीर्षक नियम तोड़ने वाला, आदिम शैडो रियल्म का निर्माता, शापित एल्डोरिया शहर का मालिक। क्लास शैडो नेक्रोमेंसर। क्लास स्किल्स शैडो रिसर्जेक्शन, शैडो सेव, शैडो सेंस, शैडो पोजिशन, शैडो नेल्स, डेथ ट्रांसफर, ग्रोथ लिंक, सोल एब्जॉर्प्शन, सोल फ्यूजन, शैडो क्लोन, शैडो वर्ल्ड। नस्लीय कौशल रीपर का क्रोध। अधिकार मास्टर ऑफ शैडोज, डेथ गार्जियन। ब्रेक थ्रू के बाद मेरे स्टेट पॉइंट लगभग दोगुने हो गए और मैं उन्हें अभी भी बढ़ा सकता हूं। इवान ने अपनी स्टेटस विंडो को देखते हुए कहा। जब वह स्टार सिटी में था तो उसने अपने स्टेट पॉइंट की सीमा जांची थी और पाया था कि वह रैंक 1 कोर इवॉल्वर होने के बावजूद 150 पॉइंट तक पहुंच सकता है। इवान को यह पता चलने के बाद बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था। उसने अपने कुछ शैडो अनडेड की सीमा भी जांची और वह काफी हैरान था कि उनमें से अधिकांश की सीमा 60 पॉइंट थी और उनमें से कुछ तो और भी हास्यास्पद थे। जिसने उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह वास्तव में गोबू था, जिसकी सीमा 75 पॉइंट थी, जो कि एलिसिया से भी अधिक थी जिसकी सीमा 72 पॉइंट थी। मैंने अपने अधिकांश शैडो अनडेड को घर के प्रशिक्षण मैदान में छोड़ दिया था। इवान ने अपनी आंखों में चमक के साथ बुदबुदाया। उनमें से कुछ उस समय पहले से ही मध्य स्तर तक पहुंचने के बहुत करीब थे और अब जब मैंने उन्हें तोड़ दिया है तो उन्हें भी रैंक 1 के मध्य स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि इवान के शैडो अनडेड रैंक 1 पर पहुंचने के बाद अलग अलग इकाई बन गए और वे सभी अब खुद से खेती कर सकते हैं, इवान ने पाया कि उन पर अभी भी एक प्रतिबंध है। उनके कोर की रैंक उसके कोर की रैंक से अधिक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, अब जब इवान एक मिड लेवल रैंक 1 कोर इवॉल्वर है तो उसके शैडो अनडेड भी खेती करके मिड लेवल रैंक 1 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर वे रैंक 1 के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें इवान के रैंक 1 के शिखर पर पहुंचने तक इंतजार करना होगा। भले ही वे पीक रैंक 1 कोर इवॉल्वर बनने की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हों, लेकिन वे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक इवान खुद पीक रैंक 1 कोर इवॉल्वर नहीं बन जाता। यही बात उन शैडो अनडेड के लिए भी लागू होती है जो उससे उच्च रैंक के हैं। अब जब इवान एक मिड लेवल रैंक 1 कोर इवॉल्वर है तो वह शुरुआती स्तर रैंक 2 शैडो अनडेड बना सकता है। एक बार जब वह एक शुरुआती स्तर रैंक 2 शैडो अनडेड बना लेता है तो वह शैडो अनडेड तब तक मिड लेवल रैंक 2 तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक कि इवान खुद मिड लेवल रैंक 2 कोर इवॉल्वर नहीं बन जाता। हालांकि इस प्रतिबंध को जानने के बाद वह थोड़ा निराश था, लेकिन इवान ने इसकी बहुत परवाह नहीं की क्योंकि उसे अपनी प्रगति की गति पर पर्याप्त भरोसा था। अपनी प्रगति की गति के साथ उसे यकीन था कि यह प्रतिबंध उसे बाधित नहीं करेगा। एक पल के लिए अपनी स्थिति विंडो को देखने के बाद इवान ने इसे बंद कर दिया। आगे बढ़ने के बाद उसे कोई कौशल या अधिकार नहीं मिला, लेकिन वह पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था, इसलिए वह हैरान नहीं था।
यह अच्छा है कि मैंने समय पर शैडो वर्ल्ड कौशल का उपयोग किया, अन्यथा। इवान ने मुंह हिलाते हुए कहा, क्योंकि वह खदान की दीवारों को देख रहा था जो उसकी सफलता के कारण ऊर्जा में उतार चढ़ाव के कारण टूट गई थीं। उसने कुछ हजार उच्च स्तरीय सार पत्थर निकाले और उन्हें दीवार की दरारों में फेंक दिया। जैसे ही उच्च स्तरीय सार पत्थर दीवारों की दरारों के संपर्क में आए, दीवारों के अंदर बहने वाला विश्व सार पत्थरों की ओर बढ़ गया और दीवार की दरारों के अंदर नए सार पत्थर बनने लगे। जब इवान ने देखा कि खदान अभी भी सार पत्थर बना रही थी, तो उसने राहत की सांस ली और सीड से संपर्क करने के लिए संचार क्रिस्टल निकाला। अब समय आ गया है कि मैं आखिरकार नए शैडो अनडेड बनाऊं और अपने सभी स्टेट पॉइंट्स को मिड लेवल रैंक 1 की सीमा तक बढ़ाऊं। इवान ने खदान से बाहर निकलते समय बड़बड़ाया। उसने संचार क्रिस्टल का उपयोग करके सीड को बुलाया और उसे बताया कि वह अपनी सफलता के साथ समाप्त हो गया है। सीड तब दंग रह गया जब उसने सुना कि इवान 3 दिनों के बाद ही मिड लेवल पर पहुंच गया था और उसे लगा कि वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब जब मैं मध्य स्तर का रैंक 1 हूं और मेरे कुछ शैडो अनडेड भी मध्य स्तर पर पहुंच गए हैं, तो मुझे शैडो पोजीशन और डेथ गार्डियन अथॉरिटी का उपयोग किए बिना बिगिनर लेवल रैंक 2 राक्षसों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? इवान ने सीड को सूचित करने के बाद क्रिस्टल को दूर रखते हुए बड़बड़ाया। जब उसने बिगिनर लेवल रैंक 2 राक्षसों के बारे में सोचा तो वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे केवल ब्लड सोल क्रिस्टल की आवश्यकता है ताकि कार्नेज को रैंक 1 आर्टिफैक्ट में विकसित किया जा सके। अगर इसका विकास मेरे विचार के अनुसार होता है, इवान ने कहा और महसूस किया कि उसका खून उत्साह में उबल रहा है। वह जल्द ही सार पत्थर की खदान से बाहर निकल गया और उसमें से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने चारों ओर देखा लेकिन सीड को नहीं पाया। उसे जल्द ही बाहर आना चाहिए, इवान ने कहा और सबसे ऊपरी गुफा की ओर देखा जहां सीड ने कहा कि बंद दुनिया का कोर स्थित है। मुझे आश्चर्य है कि ये दुनिया का कोर क्या है, इवान ने सोचा और हल्की आह भरी। हालांकि वह अंदर जाकर देखना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव है। जब वह बंद गुफा को देख रहा था तो अचानक उसके पीछे कहीं से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। अपने पीछे अचानक उपस्थिति महसूस करते हुए इवान ने तुरंत हमला करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसने एक उदासीन आवाज सुनी और उसका शरीर अकड़ गया। तुमने पूरी सार पत्थर की खदान को बर्बाद कर दिया।